जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, शुरू करें। आज प्रोबेबली हमने क्वेरीज को डिस्कस करना है। जी मैम। कोई खास हमारा केस प्रेजेंटेशन आज नहीं है जी, तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वन बाय वन डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेस्टर्न मैम मैंने ये पूछना था कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं एब्डोमिनल इन अ केस जब कोई मैस नहीं होता और ना ही कोई एसाइटिस हमें वैसे फील हो रहा होता है, तो हम सिंपल इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन के बाद हमें परकशन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई मैस नहीं है ना ही एसाइटिस फील हो रहा है, तो हम परकशन करें या उसको ओमिट कर दें? और अगर परकशन करें तो लिवर और स्प्लीन की करें? ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली जो आप जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लेकिन ये है कि परकशन उस वक्त आप यूजुअली करते हो जब कोई मैस हो या एसाइटिस हो, ठीक है, उस वक्त आपने करनी होती है। जरूरी नहीं होता कि आप ये सारे के सारे चारों कंपोनेंट्स आप पूरे कर लें, अदरवाइज यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि परकशन आपने क्यों की। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि पेशेंट का सिनेरियो अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू फील अ मैस, मे बी फ्लैबी एब्डोमेन है या ओबीस पेशेंट्स है अदरवाइज, तो उस सूरत में उसको करने की वजह है। क्योंकि पल्पेशन तो डेफिनेटली आपने, इंस्पेक्शन पल्पेशन तो जरूरी है, वो तो हर केस में आप करते ही हो। पल्पेशन पे आपको पता चलता है मैस है, कितना बड़ा है और कहाँ पे है। और उसके बाद फिर परकशन आती है जिसमें आप बेसिकली मैस की एग्जैक्ट लिमिट्स, उसकी बाउंड्री वॉल्स और जो दूसरे बाकी विसराज हैं आप उनको देख रहे होते हो। बट इफ यू फील बाय द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, तो उस सूरत में फिर आप इसको पल्पेशन कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ये पेल्विक मैस ही हो, इसमें और भी कोई हेपेटिक पैथोलॉजी भी हो सकती है। क्रॉनिक एनीमिया के जैसे केसेस होते हैं, उसमें स्प्लेनोमेगाली वाली चीज हो सकती है, तो वहां पे तो आपका परकशन का आ जाएगा, पल्पेशन के साथ परकशन की भी चीज आ जाएगी टू फर्दर डिफाइन द मार्जिन्स। लेकिन अगर आप इसको ओमिट कर भी दो तो आपने अल्ट्रासाउंड जब करवाना होगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे भी पता चलता है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिस पे आप बेसिकली फिर करना बनता है। क्योंकि सिर्फ आप ये अपने जहन में रखें कि आपने एग्जामिनेशन पे, बल्कि स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, के हिस्ट्री से लेके एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशन, आपने हर चीज को जस्टिफाई करना। आपने जरूरत के तहत परकशन नहीं की तो भी आप जस्टिफाई करोगे, अगर कर ली तो भी आप जस्टिफाई करोगे। तो इसलिए वो चीज करो जिसको आप जस्टिफाई कर सको। थैंक यू मैम। अस्सलाम रूटीनली जी वाइसराम, वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। मैम आई हैव 2 क्वेश्चंस। हाँ जी। In the obstetric patient, the measurement of symphysial fundal height, उसकी मैम सिग्निफिकेंस कौन से ड्यूरेशन से और कब तक है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि पोस्ट डिलीवरी जो है हम पेशेंट को आयरन और कैल्शियम देते हैं, तो वो कितने ड्यूरेशन तक देनी चाहिए, माना कंटिन्यू करनी चाहिए? ये दोनों चीजें, पहले आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सिम्फिजियो फंडल हाइट जो है वो 24 वीक्स के बाद ज्यादा होती है, एप्लीकेबल होती है उसको मेजर करना। अब जाहिर है 36 वीक्स तक तो आप बेसिकली कहाँ तक करनी है उसमें कोई एग्जैक्ट टाइम लिमिट तो उस तरह से नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक टर्म का बच्चा या 40 वीक्स का बच्चा भी 36 वीक्स ही हो सकता है। और उसके बाद चूंकि 36 वीक्स के बाद हेड की एंगेजमेंट होना शुरू हो जाती है, सो द फंडल हाइट कैन ड्रॉप 2 वीक्स नीचे चली जाती है। तो इसलिए टर्म पे या 36 वीक्स पे जाके फिर उसके डिपेंड करता है हेड एंगेजमेंट पे भी बेसिकली। लेकिन उन केसेस में जहाँ पे पॉलीहेड्रम न्यूज है, जहाँ पे मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है, जहाँ पे मैक्रोसोमिक फीटसेस है, वहाँ पे डेफिनेटली यू असाइन इट टू बी लार्जर फॉर डेट्स। और लार्जर फॉर डेट की जो मेजरमेंट है वो कम से कम 40 वीक्स तक तो जाती ही है। ऐसा नहीं है कि 40 वीक्स या 40 सेंटीमीटर या 42 या उसके अलावा भी हो, क्योंकि वो फिर उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं।
तो इसका स्टार्टिंग टाइम तो होता है, ये कुछ जगह पे है कि ये 20 वीक्स है, कुछ पे है कि 24 वीक्स है, लेकिन 24 वीक्स पे अमूमन एक यूनानिमस इस पे एक राय पाई जाती है। लेकिन ये है कि इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट अमूमन टर्म यानी 36-37 वीक्स तक होती है, क्योंकि उसके बाद जब हेड की एंगेजमेंट शुरू हो जाए तो उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कम हो जाती है। अब सेकंड आपका सवाल क्या था, सॉरी वो आप जरा दोबारा रिपीट करो। मैम पोस्ट डिलीवरी आयरन कैल्शियम पोस्ट डिलीवरी आयरन और कैल्शियम जो है, अब उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट का आयरन डेफिसिट कितना है। अब पेशेंट जो अनीमिक था पहले ही, डिलीवरी से पहले ही जो अनीमिक था, अगर वो अनीमिया उसका परसिस्ट कर रहा है एंड जस्ट हीमोग्लोबिन हैज बीन रेज्ड बाय द रीसेंट आयरन इन्फ्यूजन्स, या जो है उसमें जो आयरन टेबलेट्स के साथ भी, इवन सिंपलेस्ट सिनेरियो तो ये है कि आयरन टेबलेट हम देते हैं, उसमें अमूमन अब देखो बहुत सारी चीजें जो डायनामिक्स ऑफ प्रेगनेंसी हैं, दीज आर चेंज्ड ऑल टुगेदर आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। अब इसमें वाटर रिटेंशन नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। इसमें जो बाकी जो हीमोपाइसिस वाला सिस्टम, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन वाली चीज है, वो भी खत्म हो जाती है। बट if just the hemoglobin is raised and the iron stores are deficient, you need at least 3 months therapy to fill the iron stores. क्योंकि whenever a patient is anemic, anemia उसकी by definition हम उसको कहेंगे, तो अनीमिया की डेफिनेशन के बाद अगर हम आयरन शुरू करते हैं उसको, तो सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन रेज्ड होती है। सो आफ्टर अचीविंग एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इट टेक्स 3 months टू फिल द स्टोर्स। तो इसलिए जो है आपको इतना टाइम कम से कम लगेगा उसको देने में। अब रही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का ये है कि ड्यूरिंग इफ द पेशेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो उसकी आयरन रिक्वायरमेंट है, दैट इज इवन मोर इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू दैट इन प्रेगनेंसी। तो ये तकरीबन 3 times ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इसमें एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी, she has to take iron supplements। लेकिन अगर वो डाइट में है तो फिर उसमें ऑफ एंड ऑन थेरेपी इनिशियली फॉर 3-4 months तो आप देते ही हो, लेकिन उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ हर फूड इनटेक या कैल्शियम इनटेक वाली वो कितनी चीजें ले रही है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगेन वेरिएबल फैक्टर। लेकिन अमूमन हम 3 महीने के लिए जनरली स्पीकिंग जो है वो 3 months के लिए ये सारी थेरेपी हम दे रहे होते हैं टू basically to substitute for the deficiencies encountered during the pregnancy of an average built woman। ठीक है, चलें जी। थैंक यू मैम। मैम इनफर्टिलिटी की पेशेंट का जो हमने एग्जामिनेशन करना है, उसके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हम परकशन जब ही करेंगे जब कोई मैस वगैरह हमें फील होगा ना, तो अदरवाइज हम उसमें भी छोड़ देंगे। वरना देखो परकशन में फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपने परकशन की क्यों। ठीक है मैम। चाहे वो एक हिस्सा है एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये वो चारों चीजें वो हैं जिससे आप एब्डोमेन के अंदर की डिफरेंट पैथोलॉजीज जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हो। तो अब आम रूटीन में अगर पेशेंट में कुछ ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टेथ लगा के उससे ऑस्कल्टेशन तो नहीं कर रहे होते एब्डोमेन की, यूजुअली आप नहीं कर रहे होते, अनलेस के अगरचे फीटल हार्ट सुनना भी स्टेथोस्कोप से कोई अच्छी ऑप्शन नहीं होती, लेकिन यूजुअली आप एग्जाम में भी स्टेथोस्कोप लगा के उसकी गट साउंड अमूमन नहीं सुन रहे होते जिस पेशेंट में कोई बावल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसी तरह से परकशन भी आप उन केसेस में करते हो जहां पे आप जस्टिफाइड हैं। अलबत्ता इंस्पेक्शन और पल्पेशन आपने 100% सारे पेशेंट्स में करनी है, ऐसा तो नहीं कि आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि वो तो एक बेस लाइन चीज है जिससे आपको मैस या फ्लूइड या कोई भी चीज आपको पता चलेगी, और उसके बाद फिर बाकी चीजें आ जाती हैं कि आपने परकशन करनी है नहीं करनी, ऑस्कल्टेशन करनी है या नहीं करनी। मैम दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हम सीरम फेरेटिन हमारा डायग्नोस्टिक होता है, तो उसका वो हमने करा लिया, अब उसके बाद भी टीआईबीसी और सीरम आयरन की कोई वैल्यू है, मतलब एग्जाम में हम वो भी पूछें? और इस देखो सीरम फेरेटिन से आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोस कर लिया, तो फिर आप इसमें सिर्फ जहां तक जो टीआईबीसी है उसका किसी हद तक रोल रह जाता है कि ये एक फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री कंफर्मेटरी टेस्ट है, बट देयर इज नो रोल फॉर सीरम आयरन। सीरम आयरन तो बहुत फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द डाइट,
अकॉर्डिंग टू द कोई रिसेंट इन्फेक्शन स्टेटस, या उसमें तो सीरम फेरिटिन भी बढ़ जाता है, तो लेकिन अदरवाइज सीरम आयरन का कोई रोल है सच नहीं रहता। इसमें TIBC का किसी हद तक रोल है कि ये कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि जहाँ पे बेसिकली सीरम फेरिटिन कभी कभी अगर फॉल्सली पॉजिटिवली रेज्ड हो लाइक इन इन्फेक्शंस, तो वहाँ पे TIBC आपको फर्दर कंफर्म कर देगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। तो इसलिए लेकिन सीरम आयरन का फिर भी रोल नहीं है। मैम स्टूल का जो DR हम कराते हैं वो भी अगर पेशेंट हमें दे रही होगी हिस्ट्री ऐसे नहीं, पेरिनियल वो देखो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट की कोई पेरिएनल इच है या नहीं है, कभी वर्म इन्फेस्टेशन हुई या ना हुई, और दूसरी बात ये कि उसका लाइफस्टाइल ऐसा तो नहीं है जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन होने के चांसेस हों। इट इज अगेन बेस्ड ऑन डिफरेंट हिस्ट्री पॉइंट्स। तो उसमें जैसे कुछ खवातीन जो फार्मर्स हैं लिविंग इन द विलेजेस, वो उसमें जरूर करवाओ क्योंकि वर्म इन्फेस्टेशन बढ़ जाती है। और दूसरे जो जिनमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, मतलब जिनको ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, उनमें वर्म इन्फेस्टेशन बढ़ जाती है, तो उसमें तो आप करवाओ। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा सवाल लिंक्ड ये है कि क्या जो क्रॉनिक एनीमिया के पेशेंट्स हैं उनको हम डीवर्म करते हैं? तो रूटीन में ऐसे पेशेंट्स जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का हो, ऐसे पेशेंट जिनमें हमें वर्म इन्फेस्टेशन भी के चांसेस ज्यादा लगते हैं, उनमें तो हम डीवर्म भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इनकन्वीनियंस बहुत ज्यादा है स्टूल फॉर ओवाइन सिस्ट। क्योंकि स्टूल फॉर ओवाइन सिस्ट जब करवाते हो तो फिर एक सैंपल तो नहीं आप देते, फिर आप कम से कम कंसेक्टिव 3 सैंपल्स आप देते हो। और इसके अलावा इसलिए जब हमने उसको एक ऐसा पेशेंट जो कि खास तौर पे जो हमारी जो कंट्रीज हैं अंडर डेवलप तो नहीं कह सकते, डेवलपिंग ही कह सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में भी वेयर मैनी ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ सैनिटेशन आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि मेन फैक्टर्स तो यही है ना बिहाइंड द वर्म इन्फेस्टेशन एंड मोर ओवर द प्रोफेशन ऑफ द लेडी स्पेशली लिविंग इन द विलेजेस। तो वहां पे आपको डीवर्म कर देना चाहिए। तो जब आप डीवर्म कर ही रहे हो तो फिर इतना हैसल करने की जरूरत क्या है कि स्टूल फॉर ओवाइन सिस्टम करवाएं जरूर। इवन इफ इट इज डिटेक्टेड यू हैव टू डीवर्म द पेशेंट। तो उसमें ऐसा नहीं है, और बार दफा उसमें फॉल्सली नेगेटिव भी आ सकता है, तो क्या उसमें फिर ऐसा पेशेंट जो है वो उसको डीवर्म नहीं करोगे? तो अगर हमने डीवर्म बेस्ड ऑन स्टूल फॉर ओवाइन सिस्ट ही करना है, इट इज बेटर टू डू इट for all the high risk patients. ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्वेश्चन पूछना था एक, तो मैडम ये पूछना था कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस पेशेंट जो है उसमें OPD मैनेजमेंट हम कब करेंगे? क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट तो इसका बाइल एसिड्स है, बाइल एसिड्स एक्सपेंसिव हैं, वो हम यूजुअली नहीं करवाते पेशेंट्स में, LFTs पे ही मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो मैडम उसमें जी मैडम उसमें हम फिर LFTs को किस तरह से देख के तो हम OPD मैनेजमेंट करेंगे? देखो उसमें डिपेंड करता है हाउ अर्ली इन द प्रेगनेंसी शी हैज डेवलप्ड कोलिस्टेसिस। जितना अर्ली कोलिस्टेसिस डेवलप होगा उतनी ही पेरिनेटल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। सो द पेशेंट विल नीड मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। एडिशनली, what are the baseline levels of LFTs? And you are right that bile acids are the confirmatory test. लेकिन इसके अलावा इसमें GGT is an other confirmatory test जो कि बढ़ जाता है काफी. So basically it depends upon the absolute levels of the liver enzymes GGT and moreover the bile acids. अब जहां तक हम इसमें देते हैं इसकी कोलिस्टेसिस क्या है, बेसिकली स्टेसिस ऑफ द बाइल, जिससे वो बाइल जो ये हैं लिवर एंजाइम्स वो बढ़ जाते हैं। तो हमने बाइल का फ्लो इंक्रीज करने के लिए हम इसको डीऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं जो कि उर्सो के नाम से आती है। समटाइम्स इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द इशू, इट फेल्स टू रिजॉल्व द इशू। तो उसमें उससे पेशेंट को फिर आपको बेसिकली उस वक्त टेम्परेरीली ऑफ एंड ऑन इसमें एडमिशंस की जरूरत होती है। एंड मोर ओवर फ्रीक्वेंट फीटल मॉनिटरिंग इसमें एक मैंडेटरी चीज बन जाती है। नाउ यू हैव टू मैनेज द पेशेंट ऑन OPD basis or as an indoor patient, depends upon the patient's profile again, how compliant the patient is to follow your instruction as an OPD patient, या
पेशेंट जो है वो कितना दूर से आती है कि वो उसके लिए फ्रीक्वेंटली आना मुश्किल हो, क्योंकि बाज दफा तो इसमें वीकली बेसिस पे भी अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है। अब जहां तक बाइल एसिड्स का ताल्लुक है, बाइल एसिड्स का एक टेस्ट कराने में इन अ पेशेंट हु कैन अफोर्ड टू हैव इट, इतना भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि पेशेंट एक भी टेस्ट ना करवा सके, क्योंकि बाइल एसिड्स की जो मैनेजमेंट है वो फर्क है, वो उर्सों से नहीं होती। और पेशेंट को बाद दफा जो इचिंग का प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करता है बावजूद उर्सों देने के, तो उसमें लिवर एंजाइम्स तो कम नीचे आ जाते हैं उर्सों के साथ, क्योंकि वो स्टेसिस ऑफ बाइल किसी हद तक रिलीव हो जाता है। लेकिन बाइल एसिड जो मेन कल्प्रिट हैं बिहाइंड द पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड बिहाइंड द पेशेंट्स ओन सिम्टम, उसके लिए ट्रीटमेंट ही फर्क है। उसके लिए फिर डिफरेंट जो ट्रीटमेंट दी जाती हैं वो भी हम प्रेगनेंसी में सेफली दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाइल एसिड्स लेवल का जानना जरूरी है। इफ दीज आर मोर देन 6 देन यू नीड टू फॉलो इट। अब डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा बाइल एसिड जो हैं वो रेस्ड है। इसमें एक लेवल पे अगर एब्सोल्युटली दीज आर इन द हाई रिस्क रेंज लिमिट में आ जाते हैं, जैसे अगर 6 इसकी नॉर्मल लिमिट है, लेस देन 6 होना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज किया ये 25, 30 या उससे भी अबव है तो शी नीड्स ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ये फर्ज किया ये 10 या 12 है तो शी नीड्स मॉनिटरिंग कि क्या ये रेज हो रहे हैं या परसिस्टेंट एक ही लेवल पे रह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम डिसाइड करते हैं, और ये इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर पेशेंट प्रोफाइल। उसका सारा जो है वो उसका देखते हुए, एनकाउंटर करते हुए, and also on exactly on the severity of the disease and at which the gestational period this obstetric polystasis has occurred. और इसीलिए जो है क्योंकि उसके हिसाब से इस प्रेगनेंसी को बाज़ दफा हमने एक प्री टर्म लेबर के तो इसमें चांसेस होते ही हैं, बल्कि आयाट्रोजेनिक प्री टर्म बर्थ इसमें करनी पड़ती है, जहां पे चीजें गड़बड़ होना शुरू हो जाएं और परसिस्टेंटली रेज रहना शुरू हो जाएं लिवर एंजाइम्स एंड बाइल एसिड डिस्पाइट गिविंग थेरेपी, क्योंकि बाइल एसिड्स आर डायरेक्टली टॉक्सिक टू द फीटल मायोकार्डियम। तो इसलिए फिर हमें बच्चे को एक अप्रोप्रिएट जेस्टेशन पे निकालना पड़ता है, एंड दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फीटल मॉनिटरिंग, जो कि इसमें ऐसे केसेस में बहुत प्रिसाइजली करनी होती है। एंड यू हैव टू डिसाइड फॉर द डिलीवरी एट 37 weeks, completed 37 weeks if everything goes okay। लेकिन अगर ना हो तो फिर इसमें आपको पहले भी बच्चा निकालना पड़ सकता है। सो इसलिए इसमें एक फाइनल वर्जन नहीं दिया जा सकता कि इसमें आप इसको इनडोर करोगे या आउटडोर करोगे, ये बहुत सारी चीजों पे बेस करता है। जी मैडम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट थी जिनकी कंप्लेंट थी फीलिंग ऑफ मास इन द एब्डोमेन सिंस 3 years, अलॉन्ग विद दैट उनकी लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट थी। मैडम उसमें सारे प्रेशर सिम्टम्स और जिस तरह हिस्ट्री होती है ओवेरियन मास की वो थी, बट जो एक पॉइंट ये था उसमें जो नेगेटिव था कि वेट लॉस नहीं था उनमें, although reduced appetite and early satiety and bloating थी, but weight loss नहीं था। और एक और पॉइंट था मैडम हिस्ट्री में कि पेशेंट कह रही थी कि व्हेन आई लाई डाउन तो मैस जिस साइड पे मैं लाई डाउन करती हूँ उस साइड पे मतलब लेटरल पोजीशन में उस साइड पे चला जाता है। तो मैडम मैंने तो डायग्नोसिस ओवेरियन मैस ही अपना फर्स्ट बनाया था, लेकिन मैडम जब मैंने उनका अल्ट्रासाउंड देखा उस पे सब सीरियस फाइब्रॉइड था, लार्ज साइज। तो मैडम मैं कंफ्यूज हो गई फिर के मतलब मुझे सेकंड तो मैंने फाइब्रॉइड ही बना था, क्योंकि उनको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। सेकंड तो मैडम फाइब्रॉइड ही मैंने सोचा हुआ था, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में सब सीरियस फाइब्रॉइड नहीं आया था। तो मैडम इस तरह के केस में फिर मतलब किस तरह से लेकर चलना है? देखो आपने जो है वो आपको पेशेंट हिस्ट्री जो देता है उसकी बेस पे, जो आप एग्जामिनेशन करते हो उसके बेस पे आपका एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, दैट मे बी एन ओवेरियन सिस्ट, दैट मे बी अ फाइब्रॉइड। ठीक है, आपको जो ज्यादा प्रोबेबल लगा वो आपने बता दिया। अब दूसरी बात ये कि जो सब सिरोजल फाइब्रॉइड है वो ज़ाहिर पेडंकुलेटेड अगर होगा तो वो इधर उधर मोबिलाइज तो होगा, और प्रेशर सिम्टम भी उसकी वजह से वो हो सकते हैं, उसमें कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी नहीं होती अमूमन।
तो लेकिन ये है कि जब आप उसको एग्जामिन करते हो बोथ ऑन एब्डोमिनल एंड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी गुड मार्कर फॉर फाइब्रॉइड। ठीक है, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ओवेरियन में तो इतनी फर्म नहीं होती अनलेस इट्स अ केस ऑफ थिकोमा और फाइब्रोमा। ठीक है, तो इसलिए जो उसकी कंसिस्टेंसी होगी, आप फिर उस पे आपने फिर अपना डायग्नोसिस बेस करना है कि ये फॉर्म इन कंसिस्टेंसी है, चाहे वो मोबाइल है। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबल सिनेरियो कि जिसमें ये इस तरह से पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड हो, तो इसलिए आपने उसकी कंसिस्टेंसी पे अपना डायग्नोसिस बेस करना था, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं, एक तो सबसिरोजल फाइब्रॉइड और दूसरा ओवेरियन, जिसमें वो सारी चीजें हो सकती हैं जो आपने मुझे बताई। तो ये दोनों इक्वली हैं। अब हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑन vaginal examination as well as on abdominal examination, that whether you are feeling the uterus attached with that mass या वो mass move करता है when you try to move the uterus। दूसरी चीज ये कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी भी आपको थोड़ी सी प्लस माइनस लगी कि मतलब जाहिर है जो वेरियन है उसमें थोड़ा सा सिस्टिक टच, उसकी टच ही फर्क होता है, उसमें बिल्कुल इस तरह से हार्ड या फर्म नहीं होता। तो एक तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो उसके बेस पे करना है। अगर फर्ज किया आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो देयर इज नो हार्म। अब इस चीज पे आपको कोई फेल नहीं कर सकता, नहीं अमूमन नहीं करते, कोई भी नहीं करता कि आपने डायग्नोसिस उसका ओवेरियन बना दिया या आपने उसको फाइब्रॉइड को निकाल दिया। फाइब्रॉइड हमेशा यूट्रस के साथ उस तरह से इंट्राम्यूरल तो नहीं होते जो हमें उसका पार्ट एंड पार्सल लगे यूट्रस का, तो ये उसे थोड़ा सा हटके भी हो सकते हैं। इवन बाज दफा ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड होती हैं, और जिस तरह का आपने फाइब्रॉइड बताया वो तो फ्रीली मोबाइल भी होता है एंड कैन वेरी इजीली बी सिमुलेटेड विद एन ओवेरियन सिस्ट। लेकिन फिर आप बेस करोगे कंसिस्टेंसी पे, और अगर वो भी कंफ्यूजिंग है तो फिर आपको जो लगता है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आप वही बताओगे, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। फिर तो जिस चीज की जस्टिफिकेशन है आपने वही बोलना है, क्योंकि कोई और चीज बोलोगे फिर आप स्टक अप हो जाओगे, फिर आप उसमें उसकी जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें बेसिकली बात की डिस्कशन चलती होती है जिसपे अमूमन बात थोड़ी सी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं जिसपे कैंडिडेट नहीं भी पास हो पाते। लेकिन ये कि अमूमन इस एक चीज पे जहां पे इतना थोड़ा सा डिफरेंस बहुत कम हो बिटवीन द टू डायग्नोसिस, अमूमन उस पे कैंडिडेट फेल नहीं होते। तो मैडम इसमें मैं ट्यूमर मार्कर्स मतलब बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस ही फिर मांगूंगी, पहले मैं अल्ट्रासाउंड मांगूंगी? जी बिल्कुल बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड ही, क्योंकि आपको ये अपेरेंटली, और दूसरी बात ये कि अगर ओवेरियन सिस्ट भी हो तो फिर भी इसमें वेस ऑफ ये लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपिटाइट भी कुछ जरूरी तो नहीं कि हर केस में हो। यंग पेशेंट में तो अमूमन ये होता ही नहीं, और यंग पेशेंट में ज्यादातर बिनाइन पैथोलॉजी की ही होती है। ठीक है, लेकिन ट्यूमर मार्कर जब अगर आपको क्लिनिकली लगता है कि ये मैलिग्नेंट मैस है, उसकी एसाइटिस भी है, तो फिर तो आपने एज ए फर्स्ट एंड मांगने हैं। लेकिन अगर फर्ज किया आपको नहीं लगता तो फिर आप उसको बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड फीचर ही मांगोगे। मैडम ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में फिर हम किस तरह से, जिस तरह हमें डिक्लाइनिंग LFTs हो रहे होते हैं तो फिर हम पेशेंट को घर भेज देते हैं, ऑल्दो जैसे आपने बताया अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स प्रोफाइल। देखो, पेशेंट को घर भेजने का फैसला या उसको हॉस्पिटल में रखने का फैसला आपने मरीज के स्टेटस के हिसाब से करना है। एक ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस का पेशेंट जिसकी आप LFTs भी मॉनिटर कर रहे हो, जिसके फीटस को भी मॉनिटर कर रहे हो, और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली वो आपको आके दिखाती रहे, अगर तो आपको लगता है कि पेशेंट करीब रहती है, आ सकती है, कंप्लायंट है, वेल एजुकेटेड है, उसके घर वाले हेल्पफुल हैं, तो वेल एंड गुड, व्हाई नॉट टू फॉलो द पेशेंट एट OPD बेसिस। और चीजें अगर वर्सन नहीं हो रही, सेटल हो रही हैं, तो फिर आप उसको बिल्कुल OPD बेसिस पे कर सकती हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पेशेंट को एडमिटेड रखना भी एक बहुत कोई ऐसी फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती, अनलेस दिस इज इंडिकेटेड अदरवाइज, कि जिसमें आप उसका एडमिशन जस्टिफाई कर सको कि ये वो चीजें हैं जिसमें मैंने इसको हॉस्पिटल में रखा है, ये घर जाके ये नहीं फॉलो कर सकती, और अगर ये घर चली गई इन चीजों के साथ और अनमॉनिटर्ड रही तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, बट नॉट अदरवाइज। ठीक है मैडम,
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। बाइल एसिड की मैम आपने ट्रीटमेंट क्या बताया? बाइल एसिड के लिए हम फिर क्या देंगे? अरसो अगर उसमें वो नहीं होती तो उसके साथ हम क्या अरसों देंगे? से तो बेसिकली ये होता है ये इसके स्टेसिस को मैनेज करता है ना, बाइल फ्लो को बढ़ाता है। लेकिन ये जो बाइल एसिड्स के लिए है, अगरचे डिफरेंट इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें एक क्वेस्ट्रन साशे होते हैं जो वंस अ डे पेशेंट ले लेने होते हैं। इसके अंदर अब क्या है वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेस्ट्रन साशे हैं, क्वेस्ट्रन क्यू से मैम कब तक चलेंगे मैम? ये कब तक चलेंगे? ये तो फिर चलेंगे एंड वी हैव टू फॉलो द बाइल एसिड लेवल्स अकॉर्डिंगली। ओके और ये अरसो भी जब तक ही चलेगी जब तक वो नॉर्मलाइज ना हो जाए। हाँ जी। मैडम स्पेल बता दें प्लीज क्वेश्चन की। मैम स्पेल बता दें। एक मिनट बेटा, एक वक्त में एक। मैडम LFTs तो हम वीकली करवाते हैं, बाइल एसिड फिर हम किस तरह से करवाएंगे? बाइल एसिड जब अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल्स हों और आपने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो फिर उसको एक हफ्ते के बाद तो जरूर करवाओ। और दूसरी चीज ये कि जो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में हर हफ्ते कराना जरूरी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन अगेन ऑन द एब्सोल्यूट लेवल्स ऑफ द लिवर एंजाइम्स, क्योंकि इसमें जो लिवर एंजाइम्स अगर तो ये सेफ रेंज में आ गए और ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे हैं, यू कैन इंक्रीज द इंटरवल ऑफ मॉनिटरिंग। और यूजुअली ये अमूमन हफ्ते 10 दिन में तो करवाई जाती हैं इनिशियली, लेकिन जब ये सेटल होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसका जो गैप है वो 2 वीक्स तक भी बढ़ा देते हैं। मैडम इसमें ALT ज्यादा हम क्योंकि बाइल एसिड के बाद सेकंड कहते हैं कि ALT गाइडलाइंस में भी ये लिखा कि ALT इज मोर ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर होता है फॉर लिवर पैथोलॉजी। AST जो है ये दूसरी पैथोलॉजीज में भी रेज्ड हो सकता है। तो ALT और जो GGT हैं वो इसके ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर होते हैं फॉर हेपेटिक पैथोलॉजी। मैम जो आप लोग GGT का कहाँ पे लिखा हुआ है? GGT का मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी। GGT का किधर लिखा हुआ है? मुझे इतना रेफरेंस तो बेटा याद नहीं है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन GGT भी उसका एक मार्कर है। ठीक है मैडम, थैंक यू। लेकिन कोलिस्टेसिस में बाइल एसिड्स रिमेन द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मॉनिटरिंग इट। अगरचे हम करते कम है, जब हमारे पास वो तो फिर हमें ऑल्टरनेट ऑप्शन को देखना पड़ता है जो इजीली हम कैरी कर सके। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी मैम, ये जो आपने एक साशे का नाम बोला था, इसकी स्पेल प्लीज बता दें। QUESTRAN क्वेस्ट्रन साशे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने पूछना था, अगर एक पेशेंट हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में 32 वीक्स पे 31 वीक वगैरह पे आती है, अनबुक पेशेंट थी, और उसकी पहले कोई 2-3 हिस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कहती है बच्चा बहुत ही छोटा या कमजोर था और वो डिलीवर हुआ किसी दाई वगैरह के पास, यानी कि टोटली अनबुक्ड रही है, और आफ्टर डिलीवरीज उससे कहीं चेक भी नहीं करवाया, और हमारे पास 31-32 वीक्स पे लैंड किया है वो तो, और उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा आया है। अब हमें सस्पिशन है वो क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास चूंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास आई है तो PIH के तौर पे हम उसको लेंगे। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन पुरानी हिस्ट्री के बेस पे, जैसे आप क्रोनिक हाइपरटेंशन कह रहे हैं, तो आप उसकी सारी हिस्ट्री क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली पूछें, इवन के उसका अल्ट्रासाउंड KUB वो सारा कुछ मांगिए, और उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली ही देखें, और लेकिन उसको आप ये कहना PIH है और 6 वीक्स पोस्टमार्टम उसको चेक करना है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि PIH अगर फर्स्ट टाइम आपके पास आई है तो आप उसको PIH के तौर पर ही लें और 6 वीक्स पोस्टमार्टम उसको फाइनलाइज कर लें। तो अब किसको कैसे लेके चलें? इसी तरह जैसे प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का भी यही है और क्रोनिक हाइपरटेंशन और PIH वालों का भी यही है, तो मैंने इसको क्लियर कर दूं। अब PIH और क्रोनिक हाइपरटेंशन में फर्क उसकी ड्यूरेशन का है कि प्री एग्जिस्टेंट है या सिर्फ प्रेगनेंसी में हुई। पेशेंट से देखो आपने हिस्ट्री तो पूछनी है। पेशेंट कम्स टू यू एट द मिड ऑफ प्रेगनेंसी और उसका हाइपरटेंशन है, आपको नहीं पता ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या क्रोनिक हाइपरटेंशन है। अब उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसमें जो है कि पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है। बाज दफा पेशेंट बिल्कुल टोटली ऐसा होता है जो कि जिसको बिल्कुल कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, तो आपने इसकी पहली डिफरेंशिएशन होगी बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री पे यू कैन नॉट स्किप टू आस्क द क्वेश्चन जो कि क्रोनिक हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पेशेंट आपके पास पहली दफा जब आई है तो आपने उसको डिटेल में एवेल्युएट करना है, और डिटेल में एवेल्युएशन में सबसे पहले हिस्ट्री ही आती है। तो हिस्ट्री पे आप पेशेंट से ये पूछोगे, अगर वो फर्ज किया वो आपको हिस्ट्री बता सकती है तो पिछली प्रेगनेंसीज के हिसाब से,
और इंटर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जो है उसमें क्या क्या सिम्टम्स उसको रहे, जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं आप बेसिकली उसी से रिलेटेड पूछते हो। अब पास पेशेंट्स को सिम्टम्स भी नहीं पता होते, दे हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन बिटवीन द प्रेगनेंसीज। अब उसके जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज थे दैट मे बी अनरिलेटेड टू हाइपरटेंशन, और भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है, तो लेकिन हिस्ट्री पे आपने सवाल जरूर पूछने हैं ताकि इसको हम पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कर सकें। अब सेकेंडली जो हमने एग्जामिनेशन पे पूछना है, अब रिफ्लेक्सिस, इसमें क्या आप हर क्रोनिक हाइपरटेंशन और पीआईएच में करते हो रिफ्लेक्सिस? मेरा सवाल आपसे ये है, रिफ्लेक्सिस के हर एक में चेक करते हो? यस मैम करते हैं। यस मैम करते हैं। जिसमें इमिनेंट इक्लेम्शिया की हो, जैसे हेडेक हो या देखो फिर जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हो उस वक्त, क्योंकि फिर आपको रिफ्लेक्स चेक करने की वजह बतानी पड़ेगी। आखिर जो पेशेंट जिसका फर्स्ट सपोज उसका ब्लड प्रेशर आ जाता है 130/90, विल यू स्टिल डू द रिफ्लेक्सिस? क्या करोगे चेक उसमें? जिसका ब्लड प्रेशर 130/90 है, या जो चलो फर्स्ट टाइम आई है और उसका 130/90 है, या एक ऐसा पेशेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है और उसका 130/90 है, तो क्या दोनों में चेक करोगे? उस पे आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो बाय डूइंग द रिफ्लेक्सिस? रिफ्लेक्सिस तो बेसिकली हाइपरटोनिया को रिफ्लेक्ट करता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया को, विच इज अ सिनेरियो इन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी का एक मार्कर होता है, जो पॉजिटिव जो हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। तो ये हम एक कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नहीं करते, क्योंकि आप अपनी रूटीन लाइफ में भी, रूटीन ओपीडी में भी, रूटीन इनडोर्स पेशेंट्स में भी आप इसको ऐसे नहीं कर रहे होते, बट यू डू इट इन एग्जाम। और यही वजह है कि आप फिर इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो रिफ्लेक्सिस को चेक करना उस तरह से बनता नहीं है। हाउएवर, कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन में आपने सारा जो हाइपरटेंशन का एक प्रोफाइल है वो देखना है। अब हाइपरटेंशन के प्रोफाइल में एलएफटीज आरएफटीज आ जाते हैं। एलएफटीज का या आरएफटीज का खराब होना मे इंडिकेट द प्रीवियस पैथोलॉजी, मे इंडिकेट द रीसेंट कॉम्प्लिकेशन। रीसेंट कॉम्प्लिकेशन आप उस वक्त उसको लेबल करोगे जब पेशेंट की हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड रही फॉर सम टाइम पीरियड, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हो सकता है यही वजह हो उसकी हाइपरटेंशन की। तो यहाँ पे आपके स्टिल यू समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन chronic hypertension and the gestational hypertension. So the finally the answer remains when you have to recheck blood pressure levels after the after postpartum period. जो 6 लेवल होंगे फिर वो आपके कंफर्मेटरी होंगे कि वहां पे आप ये जेस्टेशनल थी या ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन। मैम इस पेशेंट में जो मैंने अभी आपके साथ सिनेरियो डिस्कस किया, इस पेशेंट में अल्ट्रासाउंड, केयूबी और फंडोस्कोपी का कोई रोल होगा? हम ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया है, हमें तो नहीं पता कि क्रोनिक हाइपरटेंशन है, एज शी हैज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हम एक दफा करवा लें, तो हम ये जस्टिफिकेशन की बेस पे करवा सकते? पेशेंट में कोई विजुअल डिस्टर्बेंसेस की चीज अगर होगी, और पेशेंट देखो जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो इतने अरसे से चल रही होती है उसमें तो रेटिनल चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। यू मस्ट नो, यू ऑल मस्ट नो कि व्हाट आर द चेंजेस ऑन इन जो ऑप्टिक फंडस उसमें है, रेटिनल चेंजेस हैं जो कि हाइपरटेंशन में होती हैं और जो डायबिटीज में भी होती हैं, दोनों में हम फंडोस्कोपी कराते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम कि जिसपे हम फंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यूजुअली हम नहीं करते अनलेस देयर इज सम विजुअल इंपेयरमेंट ड्यू टू स्वेयर हाइपरटेंशन, जिसमें बाज दफा स्वेयर रेटिनल आर्टरीज वेजोस्पैज्म हो जाता है और उसमें इवन बाज दफा पार्शियल ब्लाइंडनेस भी होने के चांसेस होते हैं, टेम्परेरीली अगरचे जो होती है। लेकिन अदरवाइज एक बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन जो सिर्फ जेस्टेशनल टाइम पीरियड में हो उसमें जरूरत नहीं होती, बिकॉज देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि फंडोस्कोपी इस पेशेंट में क्या कोई विजुअल डिस्टर्बेंसेस है और इज इट अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज विच कैन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ऑन द रेटिना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन फिर करनी पड़ेंगी। तो
मैम फिर एग्जाम में अगर हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट आती है तो फिर हम उसमें या प्री एक्लेम्पशिया की तो उसमें रिफ्लेक्सेस भी हम चेक करें ना वहाँ पे करवा लो, वो आप करवा लो। और लेकिन इससे पहले पेशेंट से पूछ लिया करो कि क्या आपका ये आंखों का चेकअप हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि फिर ही आप मांग सकते हो ना। क्योंकि फिर आपने जब इन्वेस्टिगेशन मांगनी होगी तो आप ये कहोगे कि दो द पेशेंट डिनाइज एनी आई चेकअप, लेकिन फिर भी मैं इस पेशेंट में फंडोस्कोपी करवाना चाहूंगी। क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं तो आप वो मांगते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन नहीं जो कि हो उनमें से जो हुई होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। अब ब्लड टेस्ट पेशेंट को नहीं पता होता क्या क्या हुए, आप वो सारे मांगते हो जो उस केस के हिसाब से रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन फंडोस्कोपी का तो पेशेंट बता सकता है ना कि उसका आई चेकअप हुआ या ना हुआ। तो वो दो इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बट इन व्यू ऑफ हर डिजीज पैटर्न आई वांट टू हैव हर फंडोस्कोपी बीइंग डन नाउ। और मैम फिर रिफ्लेक्सेस भी फिर हमें चेक करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सेस भी फिर चेक करने पड़ेंगे ना एग्जाम में फिर इस पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उसमें डेफिनेटली करो, क्योंकि वो हाइपर रिफ्लेक्सिया को तो करना है। लेकिन कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में आप नहीं करोगे, क्योंकि उसमें फिर आपको वजह बतानी पड़ेगी कि ये आप क्यों कर रहे हो। क्या कभी हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में या माइल्ड हाइपरटेंशन में? मैं इसी वाले भी देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। इसमें ये होता है कि ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता जो आप कहते हैं ना कि इस केस में हम ये पूछेंगे। Yes, there is a list to be asked and to be examined in a patient presenting with a certain disease. लेकिन उसमें से क्या चीजें पिक एंड चूज करनी है वो उस मरीज के सिनेरियो के हिसाब से होगा, एंड दैट इज द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी विच इज बीइंग चेक्ड इन एग्जाम। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि इसमें आप लोग जब भी एग्जाम की तैयारी करो, केसेस को देखो तो फिर उसको इस एंगल से एनालाइज किया करो कि ये मरीज जो है ये हाइपरटेंशन में इसका पर्टिकुलर सिनेरियो ये है, मैं इसमें ये टेस्ट अगरचे इंडिकेटेड होते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में, ये वाले टेस्ट है सारे, एक लिस्ट है 10 या 12 टेस्टों की, तो इनमें से मैंने क्या टेस्ट इस मरीज में कराने और क्या नहीं कराने, और जो नहीं कराने वो क्यों नहीं कराने, और जो करवाने हैं वो क्यों करवाने। अपना जो एक प्रेपरेशन वाला जो स्टाइल है ना उसको इस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करो, and try to justify each and everything, every point in history, every point in examination and every investigation. तो जहां पे आप रीजनिंग के साथ आप बात करते हैं वहां पे फिर कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। मैम ये जो मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ पेशेंट अनबुक वाली का, इस पेशेंट में अल्ट्रासाउंड केयूवी का कोई रोल होगा? क्यों मैम जब हमने कहा कि पेशेंट अनबुक रही है, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की है और उसकी पिछली हिस्ट्री भी हमें लगता है सजेस्टिव है। Patient is hypertensive, you will go for the renal function test. If anything is wrong on the renal function test, which you will know as a first hand information, यानी कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। माइक जरा प्लीज अपना तो जो फर्स्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें रीनल फंक्शन टेस्ट आ जाएंगे हाइपरटेंसिव, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कोई जरूरत है उसकी नहीं जरूरत है। तो इस तरह से आप फिर इसको डिटरमिन करोगे कि किसमें जरूरत है केयूवी कराने की या किसमें नहीं है। किसी में अगर कट किया कोई रीनल प्रॉब्लम है या पुरानी हिस्ट्री है या रिकरेंट यूटीआई के भी केसेस, इवन वहां पे भी आपने रीनल पैथोलॉजी को बार दफा देखना होता है, तो इसलिए आप उसको फिर पेशेंट की हिस्ट्री और अगेन ऑन द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन पे डिसाइड करो। मैम ऐसा सेम सिनेरियो है, मैंने भी जो हिस्ट्री ली थी उसमें दो पेशेंट मतलब उसकी प्रीवियस 2 डिलीवरीज जो थी वो आईयूडी, एक फर्स्ट आईयूडी हो गया था, अननोन दाई हैंडल्ड केस था, सेकंड में वो 8th मंथ में आई थी और इम्यूनरी एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स के साथ, और साथ में उसका डॉपलर भी जो था ठीक नहीं था, तो सी सेक्शन हुआ था लेकिन बेबी की डेथ हो गई थी। अभी 3rd में वो कंप्लाइंट थी, पेशेंट 28 वीक पे भी एडमिट हुई थी लेकिन उस वक्त बीपी इतना रेज नहीं था, और अभी जब प्रेजेंट किया था 33 वीक पे फिर से हेडेक और ब्लर विजन ये सारे सिम्टम्स के साथ। तो मैम फिर से वही मतलब इसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है कि अभी सिसेरियन सेक्शन करें क्योंकि हमारे पास तो नीकू फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, या फिर पेशेंट को देखें कि उसकी सिम्टम्स इस तरह लेकिन इसका प्रीवियस सेक्शन भी हुआ है। यस मैम प्रीवियस सेक्शन भी प्रीवियस सेक्शन है विद एनी अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। प्लीज जरा माइक ऑफ कर दें।
तो इसमें प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, आप इसमें सेक्शन ही करोगे मैम एग्जैक्टली, लेकिन 33 वीक है तो मैम अभी मतलब नहीं, स्टेरॉइड देकर देखो सिजेरियन कर दें। 33 वीक्स पे है तो इसमें गो अकॉर्डिंग टू द ये जो है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, इसमें डिफरेंट आपने जो फीटल सर्वेलेंस करनी है बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, बल्कि स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द फीटल मोमेंट्स, और उसका जो आपने देखा कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाला एलिमेंट है या नहीं है, मैम फीटल डॉपलर जो है वो माइल्ड जो है वो उसका रेशो कम आ रहा है, अदरवाइज वो इतना नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, जस्ट सिर्फ रेशो कम है। लाइकर ठीक है, मैम लाइकर भी ठीक है जी मैम, लाइकर भी ठीक है, अगर माइल्डली रेज है तो फिर तो उसमें आप अभी प्रेगनेंसी को चला सकते हो। इसमें देखो मदर की जो इमिनेंट इक्लेम्शिया वाली सारे सिम्टम्स हैं, उसको मैक्स सल्फेट भी लग चुका है, तो फिर हम क्या करें? अब ये एक तो है फीटल स्टेटस, लेकिन अगर इसमें साइन सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग इक्लेम्शिया हैं और बावजूद इसके कि वो नहीं कंट्रोल हो रहे डिस्पाइट यूर गिविंग मैक्सिमम एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, एंटी कन्वल्सेंट एंड ऑल दैट, नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली यू नीड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। इसमें डेक्सा लगाओ और उसको फिर सेक्शन करके बच्चा निकालो। क्यों मैम अगर 34 वीक तक लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज या देखो ये डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे, क्योंकि सिम्टम्स अगर ऐसे हैं प्री एक्लेम्शिया वाले और वो सेटल नहीं हो रहे, तो फिर आप कैसे 34 वीक्स तक लेके जाओगे? ओके मैम, मतलब मैक्स सल्फेट लग भी गई है और 34 वीक्स तक ले जा सकती है, तो फिर तो आगे भी जा सकती है। ओके मैम, मैक्स सल्फेट लगने के बाद भी हम लेकर जा सकते हैं ना पेशेंट को? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखो मैक्स सल्फ तो आपने इसमें लगाया एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर एक्लेम्शिया, ठीक है, और इसके अलावा आपने स्टीरॉयड कवर भी कंप्लीट कर लिया, फिर उसमें अल्ट्रासाउंड, चाहे फीटल उसमें कोई प्रॉब्लम इस वक्त एट द मोमेंट नहीं है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मैटरनल कंडीशन एज वेल, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मैटरनल कंडीशन वर्सन कर रही है और उसका प्री एक्लेम्शिया सेटल नहीं हो रहा है, यू हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, इसमें तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। मैम मैंने एग्जाम में केस आया था इनफर्टिलिटी का विद एब्डोमिनल पेल्विक मास with fibroid, which may most probably due to fibroid uterus, but she has a regular cycle, and I did not ask about serum prolactin and thyroid hormones. And my examiner asked, and why did not you ask about serum prolactin and thyroid profile? Why did not you ask for it? Yes, madam. In infertility workup with regular cycle. ठीक है, रेगुलर साइकिल है और फाइब्रोइड यूट्रस है, यानी पेल्विक मैस है उसका। जी तो जी, कितना बड़ा था इसका पेल्विक मैस? मैडम 18 वीक साइज का था, और अगेन उसका उनका ये भी क्वेश्चन था कि तुमने इसको एब्डोमिनल पेल्विक मैस क्यों कहा? मैंने कहा मैडम बिकॉज इट एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी अबव द पेल्विक ब्रिम, and she says tell me the exact size when you will call about the abdominal pelvic. And I say again when it enters in the abdomen above the pelvic ring, but she says when it is 12 week size, then what will you say, whether it is abdominal pelvic size or pelvic mass? So I again बेसिकली हम एब्डोमिनो पेल्विक वाली टर्मिनोलॉजी इस तरह अमूमन यूज नहीं करते, इसमें हम या तो लोअर एब्डोमिनल कह सकते हैं या पेल्विक मैस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं इफ इट इज अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस। Yes ma'am. पेल्विक से निकला और एब्डोमेन में आ गया तो इट इज बेटर टू कॉल इट एज पेल्विक मैस। कि पेल्विक मैस है ऑफ दिस साइज, लोअर लिमिट नॉट रीचेबल, सीम्स टू बी राइजिंग फ्रॉम द पेल्विस, और उसके बाद उसकी बाकी डायमेंशंस वगैरह और उसकी मोबिलिटी, उसकी सरफेस कैसा है कैसा नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है एंड ऑल दैट। मैडम वो फाइब्रोइड यूट्रस था, मुझे कंफर्म हो गया था क्योंकि 18 वीक साइज था, राइट फ्रंट यूट्रस था, तो आपको जाहिर है उसकी लोकेशन और उसकी कंसिस्टेंसी से भी पता चल जाता है। तो बाकी चीज रही उसके रेगुलर साइकिल से, कितनी थी? सॉरी मैम, मैडम इनफर्टिलिटी फॉर 8 इयर्स थी। नहीं, एज पेशेंट की अपनी एज कितनी थी? मैडम 30 इयर्स ओल्ड। 30 इयर्स ओल्ड, उसको कभी साइकिल की इरेगुलरिटी नहीं हुई? नो मैम, पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड था काफी बड़ा सारा, लेकिन उसको साइकिल इरेगुलरिटी नहीं थी। ठीक है, साइकिल इरेगुलरिटी अगर नहीं है पेशेंट का, अदरवाइज कोई और ऐसे स्टिग्मास नहीं है ऑफ हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी में बाज दफा एक वजह बन जाती है। अब 18 वीक साइज फाइब्रोइड यूट्रस तो जाहिर है कोई 8 साल से तो नहीं चल रहा होगा, मे बी इट इज फॉर सम टाइम पीरियड, ठीक है, और 6 ईयर से था जी, 6 ईयर से मैच था।
तो इसमें बेसिकली आप सीरम प्रोलैक्टिन और थायराइड फंक्शन टेस्ट ना भी पूछो तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ द पेशेंट इज नॉट गिविंग एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ये हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और रेगुलर उसका साइकिल है, कभी उसके फ्लो में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो फिर उसमें आप स्किप कर सकते हो। मैडम बट she did not agree with me that अब देखो इसमें हर एक का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है, ठीक है, आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड नहीं था, एग्जामिनर के ख्याल में ये जस्टिफाइड था, देन यू हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन फॉर योर ओन स्टेटमेंट। yes आप ये कहो कि इसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट का रेगुलर साइकिल है, अपेरेंटली शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 6 years, ये अब फाइब्रोइड कैसे इनफर्टिलिटी करता है ये आपको पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये इनफर्टिलिटी कैसे कर सकता है या डिलेड फर्टिलिटी कैसे कर सकता है। सब सिरोजल तो नहीं करता लेकिन बाकी दोनों कर सकते हैं। और बाकी दोनों जो हैं वो वुमन मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन भी कर रहे होते हैं यूजुअली, कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली। पूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर एसोसिएशन उनकी होती है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के साथ। तो इसलिए जो है वो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करना है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस टेस्ट इफ द पेशेंट साइकिल इज नेवर बीइंग डिस्टर्ब्ड इवन इन द पास्ट। Yes, ma'am. I tried to do it, but she said that you have to do this. ये तो फिर आपकी जो है ना वो एक स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन है ना कि आप इसको कितना कॉन्फिडेंटली कन्वे करते हैं कि इसमें इस वजह से मैंने नहीं करवाया। और दूसरी चीज ये कि सिर्फ एक आध चीज, एक ऐसी चीज जो कि थोड़ा सा बीच में बॉर्डर लाइन वाली लिमिट में आ जाती है कि जिसमें बोले या ना बोले, क्लियर कट तो नहीं है ना। Yes, ma'am. कोई एग्जामिनर आपको फेल नहीं करता। असल में हम ये सोच लेते हैं कि शायद हमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस पे फेल हो गए, या इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो इस पे फेल हो गए। वो एक वजह है, मतलब वो एक वुमन कैंडिडेट के ज़हन में आ जाती है। लेकिन ये एक ओवरऑल केस सिनेरियो जो चल रहा होता है ना, उस पे ओवरऑल एक पिक्चर बिल्डअप हो जाती है कैंडिडेट। Yes, ma'am. Ma'am, one more question. Madam, she says when suppose एक और चीज जो इसी रिलेशन में मैं इसी लिंक के साथ बता दूं कि सपोज इसमें फाइब्रोइड यूट्रस ना होता, yes, ma'am. अब पेशेंट का चाहे रेगुलर साइकिल भी है और हमने इसको डायग्नोस किया हुआ है, चाहे उसमें पीसीओ ना भी हो, पीसीओ की तो अपनी क्लिनिकल पिक्चर होती है, बट समटाइम्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट इज इनएडिक्वेट, ठीक है। yes, ma'am. तो ऐसे केसेस में मैनी पीपल डू जस्टिफाई, अगरचे आपकी गाइडलाइन उसमें रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर इसमें आपको और कोई पैथोलॉजी नहीं मिल रही, कोई हस्बैंड सीमन एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव चेक द ट्यूबल पेटेंसी एंड दैट इज ओके, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कोई और प्रॉब्लम ऐसा आपको पेरेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे नहीं लगता, देन डू चेक प्रोलैक्टिन एंड थायराइड फंक्शन। उसकी एक वजह है कि बाद ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, सब क्लिनिकल हम बोलते हैं जिसमें सिम्टम्स ना हो और जिसमें TSH लेवल जो है वो लेस देन 10 हो, उस पर अमूमन ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, ये एक बड़ा फिनोमिनल एक सिचुएशन हो जाती है कि इसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इन मैनी केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, वाहिद इंडिकेशन फॉर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट की बनती ही मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी है, जो ये सिर्फ जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो TSH लेवल अगर उसकी अपर नॉर्मल रेंज से रेज्ड होगा तो डेफिनेटली इट विल इम्पेयर द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नॉट ओनली द फॉलिकुलर डेवलपमेंट बल्कि ये फर्टिलाइजेशन हर लेवल पे ये फिर इसका अर्ली एबॉर्शन पे ये कर सकता है। तो इसलिए उन केसेस में डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, इसमें जिसमें साइकिल की रेगुलरिटी भी आ जाती है, फिर भी हम ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन वाले केसेस में जरूर करवाते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, one more question. Madam, she says whether if prolactin levels are raised, then what next investigation will you do? अच्छा, ठीक है। Then I told about MRI brain, but she said no, some cheap investigations if MRI facility is not available there. नहीं तो आपने प्रोलैक्टिन लेवल के बाद क्या बोला फिर?
कितना प्रोलैक्टिन लेवल कितने थे, डिपेंड करता है ना उसके मैडम प्रोलैक्टिन वो मुझे बस एक सिनेरियो दे रही थी कि अगर सपोज करो कि प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा आ गया, मैंने कहा मैडम प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोनिक स्ट्रेस हार्मोन है, मैं इसको रिपीट करूंगी, तो फिर कहती है वो रिपीट करने पे भी ज्यादा ही आया है, तो चलो तुम ठीक क्या है, करोगे? लेकिन एक्सरे तो करवा ही सकते हो ना, अगर इतना फर्ज किया ये सिनेरियो है कि वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं एग्जामिनर, यस और मैम, उसमें फिर जो है वो एक्सरे आप करवाती हो, एमआरआई तो हर जगह नहीं अवेलेबल होता, एक्सरे यस तो हर मैम, मैंने शायद डायरेक्ट एमआरआई बोल दिया था, तो शी सेज नो सम चीप इन्वेस्टिगेशन। अब वही बात है ना कि देखो आप जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर होती है, ऐसे ही नहीं वो पूछ लेते। तो उसमें ये होता है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता होने चाहिए। अब देखो हम अमूमन गाइडलाइंस की बात कर रहे होते हैं, गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम फैसिलिटीज, यस मैम, यानी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आइडियल होता है वो उसके हिसाब से गाइडलाइंस डेवलप हुई होती हैं। तो जाहिर गाइडलाइन के मुताबिक अगर एमआरआई इंडिकेटेड है तो आपकी अपनी कंट्री में कितनी जगहों पे एमआरआई अवेलेबल है? यस मैम, पहला सवाल तो ये है। एक्सरे तो हर जगह अवेलेबल है, एक्सरे पे आप ब्रॉडली जो पिट्यूटरी फोसा है उसकी इनलार्जमेंट तो देख ही सकते हो, ठीक है। यस मैम, तो उससे वो जो है वो एक आसान सा टेस्ट है जो हर जगह से हो जाएगा, इवन इवन BHQ इन जगहों पे भी हो जाता है। तो इसलिए वो चीज बोलो जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। अब बात दफा ऐसे होता है कि एग्जामिनर होता है बहुत हाईटेक फैसिलिटी में काम करने वाला सपोज, तो वो इन चीजों पे अगर नहीं होता तो फिर आप इस तरह से बात कर सकते हो कि दो गाइडलाइन से सो गाइडलाइन के मुताबिक MRI इज द बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द पिट्यूटरी एडिनोमा, but as this facility is not available everywhere in our setups, तो इस वजह से the minimum possible should be taking the X-ray of brain. एक्सरे ब्रेन, आपने एक उनको भी जो हाईटेक वाला है एग्जामिनर उसको भी सेटिस्फाई कर दिया, और जो लो सेटअप में काम करने वाला यानी कोई ऐसा जो DHQ लेवल पे जहाँ पे ये चीजें नहीं होती, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, एंड दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को फिर हम भेज देते हैं, वो हमने उसी सेटअप में काम करना होता है। तो आपने उनको भी सेटिस्फाई कर दिया और ये भी बता दिया कि मुझे पता है कि ये ऐसे कैसे होना चाहिए, लेकिन अपने सेटअप के हिसाब से हम इसको ऐसे करेंगे, और ये आप हर चीज में बोल सकते हैं। यस मैम, मैंने एक्सरे नहीं बोला था, मुझे नहीं मेरे ज़हन में आया था। ओके ठीक है। मैम ये मैम एक बात मेरी अभी ना वो कंफ्यूजन है मुझे उसी वाले अपने सिनेरियो पे, वो जो हमने अभी थोड़ी पहले डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम क्रोनिक हाइपरटेंशन है PIH फर्स्ट टाइम जो डायग्नोज हुई थी, उसमें पूछना चाह रही थी जब हमने उसकी एग्जामिनेशन करना है तो हम उसमें रेडियल डिले और रेडियो फैमिनल डिले वगैरह करेंगे कि नहीं? ऑल्दो शी इज PIH एंड हिस्ट्री सजेस्टिव फॉर क्रोनिक हाइपरटेंशन, हमने हिस्ट्री में तो सारे क्रोनिक हाइपरटेंशन के पॉइंट्स को रूल आउट कर लिया है। आप रेडियो फैमिनल डिले क्यों करते हैं? टू डिटरमिन व्हाट, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन क्या होती है? मैम कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा को रूल आउट करने के लिए। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसके कोई और सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये कि क्रोनिक हाइपरटेंशन में ऐसा पेशेंट जिसको आप मतलब देखो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? उसमें ये कहो कि इसकी हिस्ट्री कोई ऐसी सजेस्टिव नहीं है, या फर्ज किया अगर वो पेशेंट देती ही है हिस्ट्री तो उस सूरत में तो आपने जरूर करना है, लेकिन अदरवाइज अगर ये बहुत डाउटफुल हिस्ट्री है और पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक रही पहले और अब उसको हाइपरटेंशन डेवलप हुई, अब देखो एक चीज इसमें जो यहाँ होगी ना इम्पोर्टेंट, वो ये कि पेशेंट अगर आपके पास आई है इस वक्त हाइपरटेंशन के साथ और उसको सिम्टम्स हैं जितना भी उसका ब्लड प्रेशर लेवल है, और अब उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, हेडेक है या जो भी है, और इसका मतलब है कि इसने जो प्रीवियस हिस्ट्री जो हमने इसके सिम्टम्स की पूछी, इसका मतलब है कि हो सकता है इसको हाइपरटेंशन पहले ना हो, क्योंकि अगर अभी इसको हाइपरटेंशन की वजह से सिम्टम्स हैं तो फिर पहले भी होने चाहिए थे अगर इसकी हाइपरटेंशन होती तो। लेकिन अगर पेशेंट जिसको अभी इस वक्त 140/100 पे भी या 140/90 पे भी उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर आप उसके सिम्टम्स पे बहुत रिलाई उस तरह से नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में जो है वो फिर आप उसके सिम्टम बेस्ड नहीं चीजें कर सकते, फिर आप उसमें जरूर चेक करो, क्योंकि आप पेशेंट के सिम्टम पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि क्रोनिक हाइपरटेंशन है, आपको नहीं पता कि ये इसमें कोई कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा वाली चीज तो नहीं है, इसी वजह से रेडियो फैमिनल डिले जो है ऐसे केसेस में चेक कर लेना बेहतर होता है, टू बी ऑन सेफर साइड आप कह सकते हो।
ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा कि कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा अगर हो तो उसमें बाकी सिनेरियो क्या होता है, देन यू मस्ट नो दैट। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी आपने चीज बोलनी है ना, अब बाज दफा रीनल ब्रूई भी कुछ लोग देख लेते हैं, तो उसकी भी वजह आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो रेडियो फेमरल डिले वाली बात है, वो अब जो रिफ्लेक्सेस चेक करते हो उसकी वजह, तो जब तक आपने वजह नहीं बतानी, वरना आप फिर उसी तरह से हवा में ही मुअल्लक रहते हैं, फिर आपका जो है ना वो फिर चीजें जरा गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए वही चीज बोलो जिसकी वजह आप बता सको। मैम एक और क्वेश्चन पूछा था, अगर एक पेशेंट आई है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के साथ, 27 इयर्स ओल्ड थी, पैरा 7 मिसकैरेज 0 था और लास्ट उसका आईयूडी था 2 इयर्स बैक, अब स्कैंडिस ऑफ फर्टिलिटी के साथ भी थी, लेकिन उसको 3 मंथ की हिस्ट्री थी कि मुझे ना पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है, इतनी होती है कि पूरा बेड वगैरह भर जाता है, कि इस टाइप की होती है। और डिस्चार्ज का पूछा तो ऑन एंड ऑफ डिस्चार्ज होता है, तो मैंने जब उसका पीएस किया तो उसमें डिस्चार्ज नो डाउट था, और उसकी सर्विस इस तरह की थी कि पोस्टीरियर लिप जो था ना वो ऐसे स्वॉलन था, जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी टाइप, जैसे अभी कुछ मारेंगे तो फट के बाहर आ जाएगा, इस टाइप का अजीब किस्म का सर्विस का उसका वो था। अब मैं आपसे ये पूछना चाही थी कि ऐसे पेशेंट में अगर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग की आई तो अकॉर्डिंग टू बुक्स कहते हैं कॉर्पोस्कोपी से डायरेक्ट इंडिकेशन, हालांकि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग पीआईडी में भी होती है, और पोलिप तो उसका था नहीं तो वो तो रूल आउट हो गया। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे पेशेंट को पीआईडी का ट्रीटमेंट देके 14 डेज के लिए विद होल्ड कर लिया जाए और उसके बाद उसका पैप स्मीयर और उसकी कॉर्पोस्कोपी की जाए, या डायरेक्ट इसकी कॉर्पोस्कोपी बनती है? नहीं, इसमें आप पहले ट्रीटमेंट करोगे बिकॉज देयर इज क्लियरली विजिबल वेजाइनल डिस्चार्ज, और पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग नो डाउट कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेम्ड सर्विक्स एज वेल, या सर्वाइकल एक्टिविटी हो उसमें भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट करने के बाद आप स्मेयर लोगे, और अब कॉल्पोस्कोपी कितनी जगहों पे अवेलेबल है, बात वही आ जाती है। तो कम से कम फिर आपने जो है वो स्मेयर तो आप लेना है, लेकिन अगर विजिबल लीजन हो तो ज्यादा कंफर्मेटरी चीज ये है कि आप उसकी बायोप्सी कर लो, क्योंकि कॉल्पोस्कोपी हर जगह पे विजिबल अवेलेबल नहीं है। तो आपने डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट पहले की, फिर उसके बाद आपने उसको रीचेक किया, स्टिल इफ द लीजन इज प्रेजेंट डायरेक्टली टेक बायोप्सी एंड देन गो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोपैथोलॉजी। मैम उसके ना जो सर्विक्स थी ना, मैंने बताया उसका पोस्टीरियरली बहुत स्वॉलन था, वो ब्लीड टू टच थी, हमने अब उसको क्या कॉल्पोस्कोपी पे नजर आता जैसे ब्लड ही ब्लड है, कॉल्पोस्कोपी हमारे पास थी उस वक्त ना, तो अब मैंने उसको 7 डेज का ट्रीटमेंट दे दिया था एंटीबायोटिक, उसके बाद भी वो ब्लीड टू टच था, तो अब ऐसे पेशेंट में हम बायोप्सी ले सकते हैं? देखो अगर तो वो इतनी ज्यादा मतलब अगर हेमरेजिक टाइप आपको लग रही है, ठीक है ना, अब मुझे नहीं पता आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उस लीजन की कैसी है और क्या एक्चुअली ये क्या था, लेकिन अगर एज इट इज भी इसको किया जाए तो फिर आप कॉल्पोस्कोपी कर सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें आपने ब्लड वेसल्स का पैटर्न ही देखना होता है ना। तो उसमें अगर फर्ज किया कोई ऐसी एबनॉर्मल वेसल्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि कॉल्पोस्कोपी फिर आप उस वक्त बोलो जब आपके सेटअप में कॉल्पोस्कोपी है, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अच्छा कॉल्पोस्कोप क्या हर जगह अवेलेबल होता है, तो आप कहो कि यस इन आवर सेटअप दिस इज अवेलेबल, और जिनके पास नहीं अवेलेबल वो जाहिर है ये कह सकते हैं कि कॉल्पोस्कोपी अगेन इस कंफर्मेशन, लेकिन देखो बायोप्सी सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी चीज होती है, इसमें तो आपने सिर्फ आर्बिट्री पैटर्न देखा वेसल्स का, लेकिन टिश्यू बायोप्सी क्या है, टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, ये तो आपको कॉल्पोस्कोप नहीं बताएगा। कॉल्पोस्कोप ने तो आपको वेस्कुलर पैटर्न शो कर दिया कि ये मैलिग्नेंट टिश्यू हो सकता है क्योंकि इसमें ये वेसल्स का ये वाला पैटर्न चल रहा है जो एक मैलिग्नेंट टिश्यू में होता है, लेकिन वो आपको टिश्यू टाइपिंग नहीं बताएगा। सो सर्वाइकल बायोप्सी रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड इन सस्पेक्टेड लिवर मैलिग्नेंसी, सॉरी लिवर कह रही हूँ, ये सर्वाइकल मैलिग्नेंसी। तो इसलिए जो है वो बायोप्सी जो है वो एक फाइनल इसका वो रहता है, एक सोल्यूशन रहता है, लेकिन आप कॉल्पोस्कोपी करना चाहो तो देयर इज नो हार्म इन दैट, फिर तो आप उसको कर भी सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम एक एलएफटीज का पूछना था, बड़ी कंफ्यूजन है। एलएफटीज ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट के केस में और एलएफटीज इन गायनी पेशेंट केस, किन किन कंडीशंस में एलएफटीज करवाने चाहिए? बिकॉज कुछ आई थिंक मैडम हर पेशेंट में तो नहीं हम करवाते आरएफटीज, फिर भी हम डायबिटीज में
और हाइपरटेंशन में करवा सकते हैं, लेकिन LFTs का एज सच कोई रोल नहीं है वहाँ पे गायनी पेशेंट्स में। Okay, just enumerate the reasons for doing LFTs. मैडम एक तो एक्टिव एक्यूट हेपेटाइटिस हो, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो, कोई मार्कर पॉजिटिव हो, लिवर पैथोलॉजी कोई भी हो उसने करवाना। मैडम ऑब्स्ट्रेटिक पेशेंट में कोई ऑब्स्ट्रेटिक पेशेंट में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में करवाते हैं हम। ठीक है। और मैडम यही मुझे पता है ऑब्स्ट्रेटिक पेशेंट का तो, और इसका मैडम यही। देखो जब आप कोई मतलब करते हो तो आप कम से कम किसी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए करते हो, या जब आप कोई ड्रग दे रहे होते हो आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हो कि अगर हमें लगता है कि ये LFTs को इम्पेयर कर सकता है। सीवियर जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है आप उसमें भी करवा रहे होते हो। अगर फर्ज किया कोई जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है आप उसमें भी करवा रहे होते हो। अगर आपको लगता है कि कोई मैलिग्नेंसी है, गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी का केस है, तो भी आप इसमें करवाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें करवाना बनता है। ठीक है, तो बाकी जहां तक ऑब्स्टेट्रिक्स का है, ऑब्स्टेट्रिक्स में कम ही ऐसी इंडिकेशन है। और दूसरी चीज ये कि फर्ज किया पेशेंट आपके पास 60 ईयर्स एंड अबव है, चाहे वो हाइपरटेंशन ना भी हो, चाहे वो डायबिटिक में तो वैसे भी इतना जरूरत नहीं होती, तो फिर भी आफ्टर 60 इयर्स ऑर्गन एट्रोफी शुरू होने के चांसेस होते हैं। सो आफ्टर 60 इयर्स एज अ रूटीन, एज अ प्री ऑपरेटिव मेजर, यानी जिसमें आपने सर्जरी करनी हो, वैसे नहीं, तो जिसमें भी आपने कोई सर्जरी प्लान की है उसमें LFTs और RFTs करवाओ। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें आप करवा रहे होते हो। मैम पेशेंट का 140 या फिर जो एक्यूट रीनल शटडाउन्स वगैरह होते हैं उनमें भी आप करवा रहे होते हैं। ATN या वो वाली सारी चीजें उसमें भी आप करवाते हैं। अगरचे उसमें वजह हेपेटोरीनल शटडाउन की जो वजह है उसमें अमूमन प्राइमरी पैथोलॉजी इज इन द लिवर, सेकेंडरीली अफेक्टिंग द किडनीज। मैडम अगर हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सस्पेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का ऑन हिस्ट्री, या CA सर्विक्स या CA ओवरी, तो उसमें हम सब में LFTs करवाएंगे? हाँ वो करवाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये टारगेट ऑर्गन तो है ना। अगरचे आप कुछ स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप इसमें जरूर करवाते हो, बिकॉज नॉट ओनली टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस बट ऑल्सो बिकॉज इन दीज मेलिग्नेंसीज, ये जो है ये सारी जो आपने बताई हैं, इन सारी मेलिग्नेंसीज में ज्यादातर में हमें कीमोथेरेपी, सर्वाइकल में तो कीमो रेडिएशन है, और कीमो रेडिएशन उसमें एंडोमेट्रियल में भी है, और प्राइमरीली कीमोथेरेपी है ओवेरियन में। तो इन सारी चीजों में, इन सारी चीजों का इफेक्ट लिवर फंक्शंस पे भी होता है, तो बेस लाइन के तौर पे फिर इनमें हमने करवाना होता है। तो इसके दो पर्पसेस होते हैं ऐसे मेलिग्नेंसी के पेशेंट्स में करवाने के। ठीक है, इनफर्टिलिटी की भी मैडम पूछनी थी मैंने, कि जिसमें ये डॉक्टर कह रही थी कि इनका पेशेंट जो था उसका फाइब्रॉइड का, मैडम इसमें हम सारे हार्मोनल प्रोफाइल का मैडम है कंफ्यूजन के, हार्मोनल प्रोफाइल डिस्पाइट के एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, वी हैव टू गो फॉर हार्मोनल प्रोफाइल इन ईच एंड एवरी पेशेंट डिस्पाइट रेगुलर साइकिल? हमने देखो अभी डिटेल में डिस्कस किया ना कि हार्मोन प्रोफाइल एक रेगुलर साइकिल जो पेशेंट का है, उसमें आप हार्मोन प्रोफाइल क्यों करवाना चाहते हो? 30 इयर्स की पेशेंट है, 35 की होती तो मैं कहती जरूर करवाओ, ओवेरियन रिजर्व फंक्शन जो असेसमेंट है वो जरूर करवाओ। 30 इयर्स की पेशेंट है, रेगुलर साइकिल है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, जो अपनी एक जिसकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सब फर्टिलिटी बाय इट्स ओन मैकेनिज्म, जो आपको पता होने चाहिए। तो रेगुलर साइकिल में पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं है और कोई मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के, कोई आपको PCO वाली चीज उसमें नहीं लगती, कोई एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं है, तो फिर आप क्यों करवाओगे? जस्टिफिकेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अलबत्ता अगर ना होता, फाइब्रॉइड यूट्रस ना होता, पेशेंट जो है वो उसका रेगुलर साइकिल होने के बावजूद वो कंसीव नहीं कर, एंड ऑल अदर थिंग्स आर नेगेटिव, यानी कोई सीमन एनालिसिस में मसला नहीं है, ट्यूबल पेटेंसी में मसला नहीं है, बिकॉज दीज आर सपोज टू बी डन बाय आफ्टर 8 इयर्स ऑफ सब फर्टिलिटी। तो फिर उस सूरत में आप करवा सकते हो, क्योंकि जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है वो भी सब फर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है,
तो अगर फर्क किया, अब इसमें देखो इसमें एक वजह हमें मिल गई फाइब्रोइड यूट्रस की, तो इसमें डायरेक्ट नहीं है। अब हो सकता है एग्जामिनर के ज़हन में ये हो कि इतनी लंबी इनफर्टिलिटी, अब इसको फाइब्रोइड यूट्रस था 6 साल से, तो 6 साल से जो चीज एक एग्जिस्ट कर रही है वो एक अपना इफेक्ट तो कर रही है। अगर चाहिए अब टाइप ऑफ फाइब्रोइड, इसमें लोकेशन ऑफ फाइब्रोइड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सब फर्टिलिटी के लिए, बट स्टिल इसमें जो है वो हो सकता है एग्जामिनर के ज़हन में ये हो कि कोई ऐसा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वाली चीज चल रही है जो कि इसके फॉलिकल्स नहीं बनने दे रही, ठीक है ना, तो इस वजह से हो सकता है इनके ज़हन में ये हो। लेकिन आप इसमें फिर गाइडलाइन का हवाला दे सकते हो, और इसमें दूसरी चीज ये है कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि रेगुलर साइकिल है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक और चीज ये कि अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो डायबिटिक्स पेशेंट जब भी होते हैं उनमें आप थायराइड फंक्शन जरूर करवाते हो, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम कहीं पे भी हो और उसमें भी, और जहाँ पे डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज जो है वो भी हो, तो उसमें भी आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवाने हैं। और थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर हाइपो वाली पिक्चर में आ जाते हैं तो फिर उनकी जो एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं वो भी जरूर करवाएं टू डिटरमिन कि ये ऑटो एंटीबॉडीज तो नहीं बन रही, और अगर वो पॉजिटिव हो जाएं तो भी उस सूरत में फिर ट्रीटमेंट जस्टिफाइड हो जाती है, इवन फॉर द सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखें, क्योंकि ये फिर जस्टिफिकेशन में इनको ये बतानी पड़ती हैं ये चीजें। मैंने पिछली दफा एक केस प्रेजेंट हुआ था, उसमें एंडोमेट्रियोसिस था पेशेंट का कॉज ना, हिस्ट्री पे भी और उस पे भी कि ये सब फर्टिलिटी का यही कॉज, प्राइमरी सब फर्टिलिटी थी उस पेशेंट में। लेकिन उसमें ना कैंडिडेट जो है उन्होंने मांगे थे सारे हार्मोनल प्रोफाइल, और उन्होंने भी कहा था, एग्जामिनर ने भी कहा था कि ठीक है मांग सकते हैं आप। उस तरह उस चीज पे कंफ्यूजन है कि डायग्नोसिस सामने है तो देन स्टिल हार्मोनल प्रोफाइल। वही बात है ना कि अब मुझे नहीं पता कि उस केस में सिनेरियो क्या था, क्योंकि पिछली पुरानी हिस्ट्री भी तो उसमें बहुत जस्टिफाइड होती है ना, क्या पुरानी उस पर्टिकुलर पेशेंट सिनेरियो के हिसाब से होता है। क्योंकि आपने तो एक ओवरऑल पिक्चर बता दी कि एंडोमेट्रियोसिस है और उसमें ये था तो इसलिए मांगा, लेकिन ये है कि इसमें मांगना इसलिए बनता है कि जो एंडोमेट्रियोसिस वाले केसेस होते हैं उनमें ओवेरियन रिजर्व जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से जो है इसमें उसमें जो ओवेरियन रिजर्व को असेस करने वाले चीजें हैं वो सारी फिर उसमें मांगना जस्टिफाइड है, वो आप जस्टिफाई कर सकते हो। बट एज रिगार्ड टू थायराइड फंक्शन टेस्ट या प्रोलैक्टिन टेस्ट, वो मुझे अब आइडिया नहीं है कि उसमें उस पेशेंट का पर्टिकुलर सिनेरियो या जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम इवन एक एक चीज पे भी डिसाइड कर रही होती है कि यस इस चीज पे पेशेंट में ये चीज है, इसमें ये वाली चीज जरूर असेस करनी चाहिए। तो उस तरह वाली पिक्चर सामने हो तो देन यू कैन कॉन्फिडेंटली कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो मे बी उस सिनेरियो के हिसाब से जस्टिफाइड हो। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो उसमें ओवेरियन फंक्शंस, ओवेरियन रिजर्व्स को असेस कर लिया करें, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, एज पेशेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एज वाइज भी चीजें जो हैं वो फिर मैटर करती हैं। मैम एक 25 इयर्स ओल्ड यंग पेशेंट थी और प्राइमरी सबफर्टिलिटी के साथ आई, उसका ना बिनाइन सिस्ट थी बड़ी सी, जब उसको ओपन किया तो उस तरफ की बिनाइन सिस्ट जो थी उसकी वजह से ओफोरेक्टमी करनी पड़ी। जो दूसरी साइड की जो थी ना वो सस्पिशियस लुकिंग ओवरी थी, अगर हमने उसका फ्रोजन सेक्शन भेजा वो मैलिग्नेंट आ गई और पेशेंट कंसर्न है फर्टिलिटी के लिहाज से भी, एक तरफ की उसकी ओफोरेक्टमी हो चुकी है, अब दूसरी तरफ की उसकी सस्पिशियस लुकिंग की वजह से वो मैलिग्नेंट निकल आई है, तो इस पेशेंट को अब हम क्या करेंगे? अब देखो मैलिग्नेंसी का ये देखो कि उसमें अगर मैलिग्नेंट निकल आई है तो वो ओवरी तो डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि जो उसकी टिश्यू टाइपिंग क्या है, यानी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे कौन सी टाइप का ट्यूमर है। यंग एज पेशेंट में अमूमन जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, और जर्म सेल ट्यूमर्स में जो एक रूल होता है वो ये होता है कि अफेक्टेड ओवरी आपने निकालनी ही निकालनी होती है, बट अदरवाइज यू गो फॉर द कंजर्वेटिव सर्जरी। एक ओवरी जिसके अंदर ये मतलब ये मैलिग्नेंसी निकल आई, और फिर दूसरी चीज ये कि इसमें आप कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको ओवरी को हम छोड़ दें और उसको सिर्फ कीमोथेरेपी पे करें, द डिजीज फोकस इज स्टिल देयर। अलबत्ता उसको हम एक स्टेजिंग तो हमने उसकी करनी ही करनी है,
लेकिन डिजीज्ड ओवरी को तो नहीं हम पीछे छोड़ सकते. You will leave the uterus behind in cases of germ cell tumors only, and दूसरे सूरत में beyond stage 1C sorry, तो अगर एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर आ जाते हैं तो बियॉन्ड स्टेज 1C आपने इसको निकालना है यूट्रस को भी. इन द जर्म सेल ट्यूमर्स एट एनी स्टेज यू कैन कंजर्व द यूट्रस. अब ओवरीज जो है उनका बेसिकली फंक्शन जो होता है वो ये फॉलिकल्स बनाना. अब फ्रॉम वेयर द फॉलिकल विल कम इफ द बोथ ऑफ द ओवरीज हैव बीन रिमूव्ड. तो इसमें जो है वो आपने बेसिकली फिर ओवम डोनेशन वाली बात हमारे यहाँ तो नहीं होती, बट जनरली स्पीकिंग हम इसमें ये कर सकते हैं. अब क्रायो प्रिजर्वेशन वाली चीज जो है, जो फॉलिकल्स को बेसिकली प्रिजर्व करना होता है, एक्सपर्ट्स कैन गिव ओपिनियन ऑन दैट कि एक डिजीज्ड ओवरी जो है उसमें हम उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बिकॉज ओवेरियन मेलिग्नेंसी इज अ मल्टीफोकल, उसके डिफरेंट फोकाई पे होता है. सो अगर हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस करें तो प्रोबेबली वी कैन सेम सम फॉलिकल्स, उनकी क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. एंड लेटर ऑन इट कैन बी फर्टिलाइज्ड विद द हस्बैंड स्पर्म्स, और उसको फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इसी के साथ फिर हम इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करके, एंड देन द प्रेगनेंसी कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाय कॉन्टिन्यूस हार्मोन लेवल्स. इसमें फिर हमें वो सारे जो प्रेगनेंसी के लेवल्स के हिसाब से हार्मोन्स होते हैं वो हमें सारे देने पड़ते हैं. तो दैट इज बेसिकली अ डिफिकल्ट सिनेरियो, क्योंकि इसमें इनिशियली जो फर्स्ट हैंड पे इसकी जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट थी, दैट ओवरी कुड बी प्रिजर्व्ड एट दैट टाइम. इसी वजह से जब भी हम कोई सिंपल ओवेरियन सिस्ट या इवन फॉर सस्पिशियस लुकिंग ओवेरियन सिस्ट की जब हम सर्जरी करते हैं, वी ऑलवेज हैव अ लुक एट द अदर ओवरी. तो दूसरी ओवरी भी अगर डिजीज है तो फिर हम उस सिंपल वाली ओवरी को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ हम सिस्ट को निकालते हैं. तो इसलिए जो है ना ये फिर ये चीजें जो है ना ये फिर उसमें इंट्राऑपरेटिवली ही मैनेज करने वाली होती हैं. और लेकिन ये है कि फ्रोजन सेक्शन पे जो मेलिग्नेंसी निकल आई वो जरा इसमें देखने वाली बात होगी कि उसकी फिर सर्जिकल स्टेजिंग क्या बनती है और उसकी टिश्यू टाइपिंग क्या है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी क्या है. तो उस पर फिर हम अपना बेस करेंगे डिसीजन. और दूसरी चीज इसमें ये है कि जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट कैन बेटर आंसर कि अगर ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, जो मेरे ख्याल में तो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि क्या हम उस डिजीज्ड ओवरी को, द ओनली ओवरी विच इज देयर बट विद मेलिग्नेंसी, तो उस मेलिग्नेंट वाली जो ओवरी है, क्या हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं कीमोथेरेपी के साथ, एंड देन लेटर ऑन वी कैन गो फॉर द फॉलिकल प्रिजर्वेशन और वो सारा कुछ उसको वो करके और फिर हम उसको सेकेंड हैंड निकाल दें. बट इन माय ओपिनियन इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन जैसे साइंस बहुत ज्यादा वो कर जाती है, तरक्की कर जाती है, इसमें बहुत सारी और इनोवेटिव चीजें आ जाती हैं, जिसमें डेफिनेटली ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट्स है वो भी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ही है जो ऐसे केसेस में की जा सकती है. ठीक है, चलें जी. और अगर कोई क्वेश्चन नहीं रह गया मैम तो पेशेंट